बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। अब अगर ईरान ये तस्लीम नहीं करता कि वो जंग हारा है तो ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किल है। तो इसके लिए ट्रंप ने बड़ी कोशिश की है और बड़े पैमाने पर हथियार इस वक्त भी इसराइल में पहुंचाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में जो रिपोर्ट आई है बैनुल अक़वामी मीडिया में, वो ये बताती है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में बहरी जहाज़ों और कार्गो जहाज़ों के जरिए 6500 टन फौजी साजो सामान और हथियार इसराइल में पहुंचे हैं। यानी इतने बड़े पैमाने पर हथियार पहुंच रहे हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है कि ईरान हार तस्लीम करे, मैं बड़े मार्जिन से जंग जीतना चाहता हूं। दूसरी तरफ ना दो बयानात और हैं। एक बयान है ईरानी सदर का और एक बयान है ईरान के सुप्रीम लीडर का। ये दोनों बयान बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप सुनेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ईरान अब किस तरफ जाएगा। यानी ये तासुर बन रहा है ना कि ईरान आपने हुर्मुज़ को छोड़ देगा, एक वक्त आएगा, या ईरान एटमी मामलात के ऊपर एक मुआहदा कर लेगा जैसा अमेरिका चाहेगा, या चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। वो ईरान के दिमाग में ये फॉर्मूला नहीं चल रहा। उनके स्टेटमेंट से आपको आइडिया होगा कि वो क्या सोच रहे हैं। मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहले तो आप ईरानी सदर का लेना। वो ये कहते हैं, और उन्होंने इसके ऊपर ना बड़ा सख्त रद्दमल दिया नाकाबंदी पे। उन्होंने कहा जी कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। इस जालिमाना तर्ज अमल का तसलसल नाकाबिले बर्दाश्त है। दुनिया ईरान के सब्र और मफाहमत की गवाह है कि ईरान ने पूरी कोशिश की। बहरी नाकाबंदी की आड़ में जो कुछ किया जा रहा है वो एक ऐसी कौम के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है जो अपनी मुज़ाहमत और आज़ादी की कीमत अदा कर रही है। इस जालिमाना तर्ज अमल का तसलसल नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसा लगता है कि ईरान इस नाकाबंदी को ख़त्म करना चाहता है। ज़रा आप ये देखें कि जो मुश्तबा खामनाई का स्टेटमेंट आया, मैंने उसके अहम पॉइंट्स निकाले हैं। 5 बड़े अहम पॉइंट्स हैं जो मुश्तबा खामनाई, क्योंकि देखें वो उन्हें चोट लगी हुई है, वो जख्मी है, और जहां पे वो मौजूद हैं वहां पे कोई जाता नहीं है। उनकी अपनी लीडरशिप भी उनके करीब नहीं जाती। कोई उनके पास जाने की जो है वो कोशिश नहीं करता कि उनकी लोकेशन पता चल जाएगी। तो बहुत पुराना एक तरीका है रुक्काबाजी। वो वहां से एक रुक्का लिखकर भेजते हैं, वहां से उनको भी तहरीरी तौर पे भिजवाया जाता है सूरत हाल, वो वहां से पढ़ते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने सोर्सेज से, और वो फिर तहरीरी तौर पे अपना पैगाम भिजवाते हैं। वो अपनी ऑडियो पैगाम भी नहीं भिजवाते, किसी रेडियो का इस्तेमाल भी नहीं करते कि किसी जगह पे रेडियो के जरिए से भी अगर उनकी आवाज डिटेक्ट हो जाती है तो उनकी लोकेशन का पता चल सकता है। तो वो अपनी लोकेशन को बहुत खुफिया रखा हुआ है। और इस वक्त वो जख्मी है, उनके पास तिब्बी अमला भी है बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। जो चीजें उन्होंने कही ना, उनमें 5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो उनका लेटेस्ट एक पैगाम आया है ईरानी कौम के नाम और ईरान के लोगों के नाम। उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ ईरान का एक स्ट्रेटेजिक असासा है। यानी ये नाकाबिले मुज़ाकरात है, इस पर तो वो बात नहीं करेंगे, वो उसको अपना स्ट्रेटेजिक असासा कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा खलीज फारस के मुस्तकबिल का तसव्वुर अमेरिका के बगैर है। यानी ये सारा जो उन्होंने बयान दिया उसमें अमेरिका का खलीज फारस में कोई रोल नहीं है। ये उनके स्टेटमेंट के बीच में से एक नुक्ता ये है। एक नुक्ता उनके पैगाम में ये है कि आबना हुर्मुज़ का इंतजाम ईरान के हाथों में है इस वक्त, और ईरान खुद मुख्तार फैसले करेगा। और एक और नुक्ता जो उनके इस पैगाम से निकला वो ये है कि आबना हुर्मुज़ के जो माशी फायद हैं वो मुस्तकबिल में ईरानी अवाम तक पहुंचाए जाएंगे। यानी वो इसको अब एक ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक असासे के तौर पे देख रहे हैं, बल्कि वो ये देख रहे हैं कि इससे हम पैसे कमा के अपनी कौम पे लगाएंगे। तो वो तो इसको छोड़ने वाले नहीं है। ऐसा लगता है कि आबना हुर्मुज़ को वो नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि कल अमरीकी प्रोफेसर ने कहा था कि ईरान पागल ही होगा अगर आबना हुर्मुज़ को छोड़ेगा। अब वो इसको नहीं छोड़ेगा और वो इसको अपने कंट्रोल में रखेगा। फिर एक चीज और है कि उन्होंने कहा कि एटमी और मिसाइल टेक्नोलॉजी कौमी असासा है। यानी ये नाकाबिले मुज़ाकरात है। ये हैं वो अहम चीजें जो मुश्तबा खामनाई ने कही। तो इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं होते। जो डोनाल्ड ट्रंप मांग रहा है ये तो उसके बिल्कुल उलट है, और ये बड़े सख्त गिर इनके नजरियात हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को वो नहीं मिलता तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शन क्या है? वो एक हमला कर सकता है दोबारा। अगर वो एक दोबारा हमला करेगा, अपनी जीत की अनाउंसमेंट करेगा और लड़ाई को खत्म करेगा, तो क्या ये मुमकिन है? ईरान ने इसके ऊपर जो स्टेटमेंट दिया ईरानी फौज ने, और जो उनका पूरा फिजाई हमलों का डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये कहा कि अगर अमेरिका ने और इसराइल ने हमारे ऊपर महदूद हमला करने की भी कोशिश की तो ईरान जो है इसके ऊपर भरपूर जवाबी हमला करेगा और तवील जवाब देगा। यानी एक तो उन्होंने कहा जी कि हम अब छोटी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लड़ाई होगी तो हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, फुल फ्लेज। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यानी इससे अंदाजा होता है कि उनकी ये कैपेसिटी है कि अभी वो एक लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। कालीबाफ ने एक नक्शा जारी किया और नक्शे के साथ एक अमेरिकी प्रोपेगेंडे का जवाब दिया। अमेरिका ने कहा कि हम ईरान को घेरा डाल रहे हैं, चारों तरफ से ईरान को घेर रहे हैं। तो इस पे कालीबाफ ने कहा कि अगर आप अमेरिका में 2 दीवारें बनाए ना, मशरिक से लेकर मगरिब तक,
यानी अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, इनके बीच में आप 2 दीवारें बनाएं अमेरिका के गिर्द, तो वो जितनी लंबी दीवारें बनती हैं ना, उनसे भी 1000 किलोमीटर लंबी हमारी सरहद है ईरान की। साथ ही उन्होंने कहा गुड लक ब्लॉकिंग अ कंट्री विद दोज बॉर्डर्स, कि इतनी लंबी सरहदों वाली एक मुल्क को आप ब्लॉकेज करना चाहते हैं, उसको घेरना चाहते हैं, तो गुड लक, करके देख लें आप। फिर साथ ही जो है वो उन्होंने पीट हेग्सेथ जो अमरीकी वज़ीर दिफा हैं उनके लिए लिखा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.62 माइल्स, यानी उसकी आसानी के लिए बता दिया कि जनाब आपको आसानी के लिए बता दूं कि आपके मील चलते हैं तो किलोमीटर में और मील में इतना फ़र्क होता है। तो ये इतना आसान नहीं है कि आप ईरान का घेरा डाल लेंगे। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है और यही बात तमाम दिफाई माहिरीन बार बार समझाते हैं, बार बार ये बात बताते हैं कि ईरान रकबे के लिहाज से इतना बड़ा मुल्क है कि इतना आसान नहीं है कि आप उसको चारों तरफ से घेर के उसके ऊपर कोई अटैक कर दें और आप मुकम्मल तौर पे उस पर कब्जा कर दें। वहाँ पे 3 करोड़ लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है लड़ाई लड़ने के लिए। भाई 2, 4, 10, 20, 50 हज़ार लोग हों या 1 लाख 2 लाख लोग हों तो अलग बात है, वहाँ 3 करोड़ लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। वो पूरी कौम ही जंग के मोड में आ गई है और आयतुल्लाह अली खामनई ने अपनी कुर्बानी देके पूरी कौम को खड़ा कर दिया है। अब सूरत हाल आपके सामने है। नादरीन, नेतन्याहू ने एक बयान जारी किया है और अपनी बहरिया को शाबाश दी है कि उन्होंने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को वापस धकेल दिया। ये वो कारकुन है, इंसानी कारकुन, जो गजा जाना चाहते हैं इंसानी इमदादी सामान लेकर, लेकिन इन्हें इसराइली फौजियों ने घेर लिया था, इन्हें पकड़ लिया था, इनकी मवासलाती निज़ाम बंद हो गया था, इनसे राब्ते भी मुनक़ता हो गए थे और ये काफ़ी अलग अलग मुल्कों से लोग हैं। इसके ऊपर एक मुज़म्मती स्टेटमेंट भी कुछ ममालिक ने जारी की है, जिनमें उर्दन, स्पेन, पाकिस्तान, लिबिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, तुर्की, जनूबी अफ्रीका, कोलंबिया, मालदीव, मलेशिया वगैरह शामिल हैं। तो इन्होंने इसके ऊपर एक मुज़म्मती स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि यह पुरअमन शहरियों का इंसानी इक़दाम है जिसका मकसद गजा में जारी नस्ल कुशी का आलमी तवज्जो उस तरफ लेकर आना है कि यहाँ पर नस्ल कुशी हो रही है। इन्हें हिरासत में लेना गैर कानूनी है, बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, काफ़ी हमें तशवीश है, इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। लेकिन मैं आपको एक अजीब चीज़ बताऊं कि उर्दन के अलावा किसी भी अरब मुल्क ने अभी तक इस मामले में इसराइल के खिलाफ मजम्मत नहीं की, जबकि यहाँ जो यूरोपीय ममालिक हैं उनमें से भी सिर्फ स्पेन का नाम सामने आ रहा है। और स्पेन में आपको बताता हूँ, ये वो मुल्क है जहाँ से ये काफ़िले रवाना हुए थे। मैं उस दिन स्पेन में था, मैंने खुद ये काफ़िले रवाना होते हुए देखे वहाँ से, जब ये मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए लोग रवाना हो रहे थे और ये जा रहे थे गाज़ा की जानिब। नादरीन, एक और बड़ी खबर है और ख़बर यह है कि ईरान अपने फुटबॉल मैचेस, ये फीफा के सदर हैं, उन्होंने ये कह दिया कि वो अपने फुटबॉल मैचेस अमेरिका में खेलेगा, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है जून के महीने में। मेरे ख्याल में 16 जून को पहला मैच है ईरान का, उसके बाद 21 जून को है, उसके बाद कोई 27 जून को है। तो इस तरह ईरान के मैचेस हैं और ईरान जो है वो जी पोल में है गालिबन, वहाँ पे 3 टीमों के साथ ईरान के 3 मैचेस हैं। तो ये ईरान जो है वो अपने फुटबॉल मैचेस अमेरिका में खेलेगा। ये इस दफ़ा जो वर्ल्ड कप हो रहा है ये अमेरिका में, कनाडा में और एक मैक्सिको में ये वर्ल्ड कप हो रहा है फुटबॉल का, फीफा वर्ल्ड कप। और आज से 1-2 महीने के बाद ये शुरू हो जाएगा, फिर पूरी दुनिया को फीफा का बुखार चढ़ जाएगा। वो आपको पता है दुनिया में कितना मकबूल है ये खेल। नादरीन, एक और चीज़, अमेरिका का जंग में अब तक खर्चा कितना हुआ, तो ये CBS की एक न्यूज़ आई है, ये अमेरिकन मीडिया है। इन्होंने बताया कि अमेरिकी ऑफिशियल्स अब ये बता रहे हैं कि ईरान जंग में अब तक जो नुकसान हुआ अमेरिका का, या जो खर्चा हुआ, सारा जो कॉस्ट पड़ी अमेरिका को इस जंग की, वो $50 अरब है। इससे पहले पेंटागन ने $25 अरब के करीब बताया था, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि $50 अरब है, क्योंकि तबाहशुदा साजो सामान, बेसेस और जो असासे अमेरिका के तबाह हुए हैं, इन सबको अगर आप मिलाएं तो लगभग $50 अरब का अमेरिका का नुकसान हुआ है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका का हुआ इस जंग में। गिरफ्तारियां भी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और बड़े पैमाने पर हुई। गिरफ्तारियों के हवाले से जो अदाद शुमार हैं वो अलग अलग किस्म के आ रहे हैं। तो हुकूमती ज़राए अलग हैं, पुलिस के ज़राए अलग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम अलग है। लेकिन ये किसी सूरत भी अगर आप इसको कहीं पे बीच में इन बिटवीन भी आप देखें तो ये 1200 से ज्यादा कारकुन कम से कम पंजाब में गिरफ्तार किए गए, जिनमें 250 से जायद का दावा किया जा रहा है कि ये लाहौर से गिरफ्तार किए गए। तो इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां तो कभी, यानी जितने बंदे पीटीआई के गिरफ्तार हो गए इतने बंदे तो आजकल PMLN के जलसे में नहीं होते। जितने बंदे पीटीआई के 9 मई से अब तक गिरफ्तार हो गए, इतना बड़ा जलसा तो नवाज शरीफ ने अपनी सारी जिंदगी में नहीं किया होगा। अगर 9 मई और उसके बाद जो 26 नवंबर को जो गिरफ्तारियां हुई ना, ये 20-22-25 हजार बंदा, ये बंदा इकट्ठा करने की जगह पे तो एक बहुत बड़ा हुजूम बन जाता है, बहुत बड़ी तादाद में लोग हो जाते हैं। इतनी गिरफ्तारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई हैं कि जितने बंदे किसी बड़े से बड़े जलसे में ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं निकाल सकती।
ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करके दिखाया और बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने करके दिखाया। गंडापुर साहब के साथ नाज़रीन बहुत बुरी हुई है। गंडापुर साहब रैली के साथ आए और मैंने जो सहाफी वहां पे मौजूद थे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपने क्या देखा। इवन एक तो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे भी मैंने पूछा, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, ये उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो उन्होंने मुझे क्लियरली कहा, उन्होंने कहा जी गंडापुर साहब मौजूद जरूर थे, वो एक्टिविटी कर रहे थे और पॉलिटिकली एक वो फिगर है, लेकिन गंडापुर साहब को पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी उस तरीके से जैसे उन्हें किया जाता है। सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत उनका शबशबा चल रहा था, लेकिन गंडापुर साहब ने जब तकरीर की तो उनकी तकरीर टोटल जो है वो 1.25 मिनट से 1.5 मिनट के बीच में थी। उन्हें भी आइडिया हो गया था कि देखिए लीडर को मजा तब आता है जब वो बात कर रहा हो और लोग सुन रहे हो। साउंड सिस्टम था उनके पास, अगर सामने 10-20 हजार लोग खड़े हो जाते तो वो उनसे बात कर सकते थे, लेकिन लोग गंडापुर के कंटेनर के इर्द गिर्द आए नहीं, उनकी दिलचस्पी गंडापुर में खत्म हो गई थी। तो गंडापुर साहब को यह सोचना चाहिए था अपने पांव पे बार बार कुल्हाड़े मारने से पहले कि वो कुर्बान क्या चीज कर रहे हैं और किस चीज के लिए कर रहे हैं। वजारत आला के लिए अपनी सारा सियासी करियर, अपनी इज्जत सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं। लोगों में एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी थी कि इस आदमी की ब्रेक उस जगह पे आके लगती है जहां इमरान खान साहब बुलाते हैं। ये हमेशा इमरान खान की आवाज पे लब्बैक कहता है, हमेशा पहुंचता है और जबरदस्त एहतजाज करता है और बड़ी अच्छी टीमें लेकर आता है। तो आज उन्हीं टीमों की गंडापुर साहब की तरफ लगता है तवज्जो ही नहीं थी। वो आए, उन्होंने तकरीर की 1.25 मिनट की 1.5 मिनट की, वो भी कोई खास बात उन्होंने नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की जो काबिल जिक्र हो मैं आपको यहां पढ़ के सुनाऊं। लेकिन फिर गंडापुर साहब निकल गए तो कारकुन उनकी गाड़ियों के आगे आ गए। बाद में उन्होंने कहा जी किधर जा रहे हैं आप हर दफा में लेकर आते हैं और वापस हमें निकल जाते हैं, या वापस ना जाएं, आपको ऐलान करें, कुछ चक्कर चलाएं। कारकुन ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे जो पीछे से आ रहे थे, उन्होंने रास्ते रोक लिए। हो सकता है शरारत कर रहे हो, लेकिन फिर गंडापुर के जो गार्ड्स हैं उन्होंने कारकुनों को धक्के शक्के देके रास्ते खोले और फिर गंडापुर साहब सीएम हाउस के लिए रवाना हो गए। तो गंडापुर साहब ने जो कहा था ना कि 3 माह में अपनी सियासत छोड़ने का जो उन्होंने फैसला किया था कि अगर मैं इमरान खान को ना निकाल सका 3 माह के अंदर तो 1 महीना तो गुजर गया, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, सियासत का अपनी फैसला कर दूंगा, फिर मुझे कोई हक नहीं है। तो अपने आप को जो डेडलाइन गंडापुर साहब ने दी हुई थी ना, तो लगता है ऐसा ही है कि 3 माह में गंडापुर साहब को इसमें फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आसार नजर आ रहे हैं कि अगर गंडापुर साहब ने खुद फैसला ना किया तो जिस तरह की उन्होंने सियासत की है, इस सियासत की मौजूदगी में लोग उनका फैसला कर देंगे। देखिए ना, फजलुर रहमान के भाई ने गंडापुर साहब का चैलेंज कबूल किया हुआ है। चैलेंज गंडापुर साहब ने किया था कि मेरा भाई इस्तीफा देता है, फजलुर रहमान तुम आकर उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ो। फजलुर रहमान साहब के भाई ने कहा कि मेरा बड़ा भाई क्या लड़ेगा, मैं लड़ूंगा आके इलेक्शन, तो तुम कहो अपने भाई को इस्तीफा दे आके इलेक्शन लड़े। तो उस वक्त गंडापुर साहब को बताया गया ये मजाक नहीं करना, पब्लिक अब डिफरेंट मूड में, फजलुर रहमान का भाई असेंबली में आ जाएगा इस चक्कर में। तो फिर गंडापुर साहब अपने चैलेंज से मुकर गए और उस चैलेंज के ऊपर अब वो खड़े नहीं है। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं, फिर मैं चाहता हूं इस पर हम थोड़ी सी बात कर लें। फिर 1-2 बैनुल-अक़वामी बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। रशिया ने एक बहुत पुराना मुआहिदा जो 38 साल पहले हुआ था उनका अमेरिका के साथ, उसे खत्म किया है। क्यों किया वो बताता हूं, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई कार्रवाई डाल दी, वो भी आपको मैं बताता हूं। खित्ते के हालात बड़े इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से मैं उस तरफ जा नहीं पाया। जो इंडिया के साथ हो रहा है, यूक्रेन और रूस के दरमियान जो हो रहा है, और जो अमेरिका इस वक्त इंटरफेयर कर रहा है इस रीजन की सियासत के अंदर, और पाकिस्तान कहां खड़ा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो इस वक्त चल रहा है। इस पर हम बात करेंगे बाद में। लेकिन आप ये देखें, ख्वाजा आसिफ कहते हैं ब्यूरोक्रेसी पे तनकीद करते हुए, वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टियां ले चुकी है। पुर्तगाल, ये इन्होंने खोला हुआ था, एक स्कीम खोली हुई थी पुर्तगाल ने कि इतने पैसे लाके इन्वेस्ट करो तो वहां पे वीजा मिल जाता था और वहां पे जो है आपको रेजिडेंसी मिल जाती थी। तो इससे फायदा उठाया बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी ने। पैसा इतना ज्यादा नहीं था और ब्यूरोक्रेसी के लिए तो करोड़ों रुपया मामले कोई नहीं होता। तो ख्वाजा आसिफ ने दावा किया, ये वजीर दिफा है पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। और ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारे। बुजदार का एक करीबी तरीन ब्यूरोक्रेट, इसे मैं डोरेमोन कहता था। आपको याद होगा मेरे पुराने वीलॉग्स, मैंने डोरेमोन बताया था एक ब्यूरोक्रेट का नाम, जिसने बुजदार के दौर में तबाही फेरी हुई थी। ये उसी की बात कर रहे हैं। बुजदार का एक करीबी तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब रुपया अपनी बेटियों की शादियों पर सिर्फ सलामियां वसूल कर चुका है। अब 4 अरब की सलामी तो नहीं देता ना कोई 100, 550, 5,000, 10,000 इतनी सलामी होती है। सजा क्या होती है? ये तो एक वैसे ही खुशी के लिए एक छोटी सी रकम होती है। अब इसमें 4 अरब तो कोई नहीं देता ना, तो ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का भी एक तरीका है।
4 अरब की सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है और आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। सियासतदान को इनका बचा खुचा खाते हैं। ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि सियासतदान इनका बचा खुचा खाते हैं। ये ब्यूरोक्रेट इतना ज्यादा खाते हैं कि जो बच जाता है वो सियासतदान खाते हैं और चवले मारते हैं। ना प्लाट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी पलीत कर रही है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब को ये बात मैं बता दूं कि यहां जो मशहूर है ना पाकिस्तान में एक चीज, वो ये है कि जो पाकिस्तान की क्रीम है ना वो एस्टेब्लिशमेंट खा जाती है। उसके बाद जो उसके नीचे बाकी बचा हुआ दूध है वो ब्यूरोक्रेसी पी जाती है। और फिर सियासतदान कहते हैं जो हांडी में लगा हुआ थोड़ा बहुत साइडों पे कुछ बचा कुचा होता है वो हमारे हिस्से में आ जाता है और सियासतदान फिर मुंह काला कर लेते हैं वो खा के। हालांकि जो सियासतदान है ये इलेक्शन लड़के आते हैं, इनकी पावर सबसे ज्यादा होती है क्योंकि ये पूरी रियासत को चलाने के लिए एक निगरान के तौर पे आते हैं अवाम की जानिब से। इनके पास इख्तियार होता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट को नकेल डालें और सियासतदानों को सीधे रास्ते पे लगाएं। इनके पास ये मैंडेट होता है या इख्तियार होता है कि ये नकेल डालें एस्टेब्लिशमेंट को और जो ब्यूरोक्रेसी है उसको सीधे रास्ते पे लगाएं। लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करते हैं और ब्यूरोक्रेसी के पीछे चल जाते हैं उनका बच्चा कुचा खाने के लिए। तो ख्वाजा आसिफ साहब, ये गंद आप लोगों ने मारा है और आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जब जब कोई एस्टेब्लिशमेंट के रास्ते में खड़ा हुआ तो आप और आप जैसे लोग सामने आ गए और उन्होंने सहूलतकारी की, जिसके नतीजे में ये ब्यूरोक्रेसी का गंद और एस्टेब्लिशमेंट की गलत रविश आज तक पाकिस्तान में चल रही है। ये सिलसिला रुका नहीं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप जिसको नोबेल पीस प्राइज के लिए पाकिस्तान ने नामजद किया, उसकी जानिब से खबर है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया है। और अमेरिकी सदर ने सहाफी की जानिब से सवाल हुआ कि गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे से मुतालिक आप क्या कहेंगे और कि इनकी हुकूमत की तवज्जो फलस्तीनियों के महसूर इलाकों में ज्यादा ग़िज़ा पहुंचाने पर है।